नमस्ते दोस्तों, मैं अमृतलाल। आज मैं लाया हूँ बजट्स जो 2023 के जो फर्स्ट वेब को बजट आए हैं, अमेंडमेंट जो एनजीओ से और ट्रस्ट से रिलेटेड है वो मैं लाया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं और पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये टोटल 8 पॉइंट है जो हमें इफेक्ट करेंगे, जो एनजीओ से ट्रस्ट को इफेक्ट करेंगे। ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए हमें ये ध्यान रखना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए इस पे हम एक एक करके चर्चा भी करेंगे। तो पॉइंट्स पर मैं अभी पढ़ रहा नहीं हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप पॉज करके देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट मैं अभी कवर करने वाला हूँ। इस पे हम डिस्कस करेंगे इसकी कैसे इसको इम्प्लीमेंट होगा ये सारा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है जैसे डोनेशन बाय ट्रस्ट और एनजीओ टू अनदर ट्रस्ट और एनजीओ टू बी अलाउड अप टू 85%। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है केस 1 केस 2 करके। तो वो देख लेते हैं जिससे क्लैरिटी आ सकती है। दोस्तों ये एक्सेल शीट आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम केस 1 केस 2 करके स्टडी कर रहे हैं। तो ये बिफोर अमेंडमेंट और आफ्टर अमेंडमेंट करके है। तो अमेंडमेंट बिफोर अमेंडमेंट में जो अभी जो केस है बिफोर अमेंडमेंट का, वो ये है कि जैसे जो 100 अगर इनकम है और उसमें से हमारा इसमें जो टोटल खर्चा हुआ है वो 85, फिर ये जो हमारे पास जो बैलेंस बचा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो 15 है, और वही एक्यूमुलेशन में हो गया। अब अमेंडमेंट होने के बाद विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ये क्या इफेक्ट होगा वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे अमेंडमेंट होने के बाद अगर आपकी इनकम 100 रुपीज़ है ट्रस्ट की उस साल के लिए, और आपने किसी और ट्रस्ट को डोनेशन दिया है, मान लेते हैं हम यहाँ पे 60 रुपीज मान रहे हैं, तो उसका 85% ही आपको कंप्यूटेशन में मिलेगा। 85% ही आपको कंप्यूटेशन में ये अ, ये क्लेम कर सकते हो आप एज ए एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो वो होता है 51 रुपीज़। तो 51 प्लस 25 76, तो 24 आपका बैलेंस है। इसमें से आपका जो 100 रुपीज़ जो आपकी ग्रांट इनकम है उसका जो 15% होता है एक्यूमुलेशन आप कर सकते हो एज पर लॉ, वो होता है 15 रुपीज़। अब 24 - 15 तो आपका शॉर्ट हो गया है 9 रुपीज़, जो कि आपको खर्चा करना था लेकिन आप नहीं कर पाए। मतलब 85% खर्चा करना था। 100 रुपीज़ की जो इनकम है उसमें से 85% खर्चा करना था, वो नहीं कर पाए 9 रुपीज़। इसके लिए आपको फॉर्म 9A भरना पड़ेगा अगर आप वही 9 रुपीज़ जो बचा है वो अगले साल खर्चा करते हो। तो या फिर आपको फॉर्म 10 भरना पड़ेगा अगर आप वो 5 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हो। 5 इयर्स में आपको वो खर्चा करना है तो फॉर्म 10 भरना पड़ेगा। इसी तरह से केस 2 में हमने लिया है 40 रुपीज़ आप डोनेशन देते हो किसी और ट्रस्ट को, तो 34 मिलेगा ये। और ये सिर्फ कंप्यूटेशन में आएगा, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। जब आप आईटीआर रिटर्न फाइल करोगे तभी ये वर्किंग करना है दोस्तों। तो इस तरह से ये बनाया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम देखेंगे अ, जो हमारा जो अदर अदर एप्लीकेशन है यहाँ पे, इस केस में फर्स्ट केस में 25 था। तो यहाँ पे 9 से शॉर्टफॉल है, तो हमें अपना अगर हम ये अदर एप्लीकेशन 34 तक उस साल में कर सके तो हमारा ये 9 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें 5 इयर्स के लिए, या फिर 9A भरना नहीं पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये है दोस्तों। दोस्तों पहला पॉइंट है जैसे डोनेशन बाय ट्रस्ट और एनजीओ टू अनदर ट्रस्ट और एनजीओ टू बी अलाउड अप टू 85%। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है केस 1 केस 2 करके। तो वो देख लेते हैं जिससे क्लैरिटी आ सकती है। दोस्तों सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे एनजीओ वुड नीड टू फाइनलाइज देयर अकाउंट्स बिफोर 2 मंथ्स ऑफ आईटीआर फाइलिंग। अगर हम मान लेते हैं कि जो रिटर्न फाइलिंग की जो डेट्स है एनजीओज के लिए वो 30 सितंबर है, तो आपको फॉर्म 10 और 9A जो अप्लाई करने हैं, दोनों में से कोई एक जो अप्लाई करोगे आप केस टू केस बेसिस, तो वो आपको 31 जुलाई तक फाइल करना होगा।
इसके लिए दोस्तों ये देखा जाए तो आपकी जो प्लानिंग है ये एप्लीकेशन फाइल करने की, वो एटलीस्ट 3 महीने पहले, रिटर्न फाइलिंग के 3 महीने पहले आपको स्टार्ट करनी होगी। दोस्तों, जो जिन ट्रस्ट को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है और जो कि न्यूली ट्रस्ट है और उनकी एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो चुकी है, तो उनका अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। भले ही वो 3 इयर्स के लिए वैलिड है, वो अभी वैलिड नहीं है। अभी आपको रेगुलर के लिए तुरंत अप्लाई करना है अगर आपकी एक्टिविटी कमेंस्ड हो चुकी है। तो दोस्तों, इससे ये है कि जो ट्रस्ट अपनी एक्टिविटी कमेंस्ड नहीं कर पाए हैं, जो कि न्यूली ट्रस्ट है लेकिन एक्टिविटीज कमेंस नहीं कर पाए हैं, सिर्फ उन्हीं को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई। जो ट्रस्ट ऑलरेडी कमेंस कर चुके हैं एक्टिविटी, उनको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। और तीसरी बात ये है कि जब रेगुलर के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल कमिश्नर होंगे, वो उनकी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट की जेन्युइननेस चेक करेंगे और उसके चेक करने के बाद वो ग्रांट करेंगे 5 इयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन अप्रूवल। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ कॉर्पस एंड लोन बोरोड बाय एनजीओ। तो हम देखते हैं इसमें, शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछला जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वो डिसाइड करता है उसका कॉर्पस यूज करने को, या फिर वो बोरो करता है, लोन ले लेता है अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए खर्चे करने के लिए, तो उस केस में क्या होता था, जिस वक्त वो लोन ले रहा है, जैसे पहला साल है उसमें उन्होंने कॉर्पस यूज किया या लोन लिया, तो उस के सामने जो भी खर्चे हुए हैं, तो उस वक्त वो खर्चा नहीं एप्लीकेशन में माना जाएगा। लेकिन समझो सेकेंड ईयर में उन्होंने वापस वो कॉर्पस पुट बैक कर दिया, मतलब जो जितना कॉर्पस निकाला था, उन्होंने कॉर्पस फंड यूज किया था, वो वापस वापस सेम अमाउंट का कॉर्पस वापस पुट बैक कर दिया, या लोन रीपेमेंट कर दिया, तो वो उस साल में एप्लीकेशन माना जाता था। ये पिछला अमेंडमेंट था, ना कि जिस साल में खर्चा किया है उस साल माना जाता था, ऐसा नहीं था। ये पिछला अमेंडमेंट था। दोस्तों, जो 1 अप्रैल 2021 के पहले आपने कोई भी कॉर्पस फंड यूटिलाइज किया है एप्लीकेशन के लिए, तो वो अभी अलाउड नहीं होगा आगे सब्सिक्वेंट आने वाले सालों के लिए, क्योंकि ये डबल टैक्स डिडक्शन अवॉइड करने के लिए इनकम टैक्स ने ये प्रावधान लाया है कि 1 अप्रैल 2021 के पहले किया गया एप्लीकेशन, आउट ऑफ कॉर्पस हो या लोन बोरोड हो, उसमें से कोई भी किया हो गया एप्लीकेशन, वो अलाउड नहीं है अभी, एज एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा वो। दोस्तों, जैसे आप कॉर्पस फंड में से एप्लीकेशन करते हो, और अगर वो एप्लीकेशन आप 5 साल के अंदर पुट बैक नहीं करते हो, तो आपको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि आपको जो कॉर्पस आपने यूटिलाइज कर दिया है, वो वापस आपको पुट बैक करना होगा 5 साल के पहले ही, नहीं तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों, ये जो पॉइंट है फिफ्थ, उसमें एग्जिस्ट टैग करके है इसका, अंडर सेक्शन 115 टीडी के अनुसार, अगर कोई भी ट्रस्ट जो री रजिस्ट्रेशन होता है 5 साल के पहले, एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स के पहले, जो रेगुलर ट्रस्ट है, वो अगर अप्लाई नहीं करते हैं, या फिर जिनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला है, वो अगर अप्लाई नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए 12A और 12AA के लिए, तो उनके ऊपर एक्जिस्ट टैक्स लग जाएगा, उनकी जितनी भी इनकम है वो टैक्सेबल मानी जाएगी। तो ये बहुत ये इम्पोर्टेंट है कि ये आप सारा जो रजिस्ट्रेशन है आपका, वो टाइम टू टाइम कर ले। 5 इयर्स के लिए मिला है, तो आप 5 इयर्स पूरे होने के पहले आप वो रजिस्ट्रेशन वापस से कर ले, रिन्यूअल जो होता है वो। दोस्तों, सिक्स्थ पॉइंट है टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। अगर आप अपनी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते, तो उस केस में आपके जो 12AB और 1023C के जो रजिस्ट्रेशन है, 12AB और 1023C के जो आपको मिले हैं,
12A भी, वो आपके मान्य नहीं कहलाएंगे, वो आपको टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आपने रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं की है इसके लिए। तो ये एक नया अमेंडमेंट है। तो टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज इम्पोर्टेंट बिफोर ड्यू डेट। दोस्तों, सातवां पॉइंट है पावर टू कैंसल रजिस्ट्रेशन। अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन करते हो या फिर आप कोई इनकरेक्ट ये डिटेल भरते हो, तो वो स्पेसिफाइड वायोलेशन माना जाएगा और आपका आपके जो कमिश्नर है, आईटी कमिश्नर है, जहाँ पे वार्ड में आपने अप्लाई किया, तो वहाँ से आपको कैंसलेशन का ऑर्डर भी आ सकता है, लेकिन आपको हियरिंग का मौका दिया जाएगा, उसके बाद ही ये ऑर्डर कैंसिल होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब एप्लीकेशन भरो री रजिस्ट्रेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए, या फिर प्रोविजनल के लिए, तो वो सारी जो डिटेल है वो इनकम्प्लीट ना हो और वो इनकरेक्ट ना हो। दोस्तों, अब हम लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे, 8 पॉइंट पे, टाइम फ्रेम फॉर डिस्पोजल। जो भी एप्लीकेशन होते हैं 12A के लिए, उसकी जो ऑर्डर होती है, उसकी जो कमिश्नर ऑर्डर पास करेगा वो विद इन 6 मंथ करेगा। अ, जब आप अप्लाई करते हैं उस मंथ से लेके अगले 6 मंथ्स के अंदर उनको ऑर्डर पास करना होगा, चाहे वो एप्लीकेशन ग्रांट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। ये 4 पॉइंट, ये सॉरी, ये 8 पॉइंट है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।